तो देखिए ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं इस समय, ये मेडिकल सोशल वर्क का सिलेबस है। हम बात करेंगे आज यूनिट नंबर 9। कह रहा है कि मेडिकल सोशल वर्क क्या होता है, यानी चिकित्सकीय समाज कार्य के बारे में पढ़ना है। और उसके अंतर्गत प्रिंसिपल क्या है, उसकी स्किल्स क्या हैं, रोल ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर की क्या भूमिकाएं हैं, और साथ ही साथ उसकी मेडिकल सेटिंग यानी एक प्रकार से रणनीति। ठीक, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करता हूं तो आप यूनिट नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 यूनिट के अंतर्गत पहला पॉइंट देखेंगे तो चिकित्सीय समाज कार्य और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य दिया गया है। यहाँ इसकी संकल्पना है, उद्विकास है, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता और मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका पूछा गया है। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में, तो केवल इसमें मेडिकल सोशल वर्क के बारे में यानी उसके प्रिंसिपल और उसके स्किल्स के साथ पूछा गया है। और यूजीसी नेट में थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी हमें रखनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको यूजीसी नेट के आधार पर ही पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 9। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास को। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को सेव करूंगा, तो ये पीडीएफ मिलेगी आपको। और ये शुरुआत में कुछ योजना वगैरह पढ़ाया हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे भी, और साथ ही साथ आपको ये भी पीडीएफ मिलेगी, चिकित्सकीय समाज कार्य, चिकित्सकीय समाज कार्य। अच्छा, एक जॉब आई है पटना में, एम्स पटना में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, मेडिकल सोशल वर्क की एक वैकेंसी है। अगर आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही सीट है ना। अब एक सीट के लिए कौन जाए, बहुत लोग उसी रहते हैं, है ना। और फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जिनको भी भरना है भर सकते हैं फॉर्म। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, जो चिकित्सकीय समाज कार्य है, समाज कार्य का एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र इसको कहा जाता है। एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र इसे बोला जाता है। ठीक है, और चिकित्सकीय समाज कार्य का कार्य अधिकांशतः व्यक्तिक समाज कार्य विधि और कभी कभी समूह और सामुदायिक सेवा कार्य के माध्यम से संपादित होता है। तो ज्यादातर मेडिकल सोशल वर्क किसमें अप्लाई होता है? अगर मैं बात करूं आपसे, 50% केस वर्क में ये यूज होता है, 25% प्लस 25% आपका ग्रुप वर्क में और कम्युनिटी वर्क में, ये यहाँ जो है यूज होता है ना। 25 यानी 50%। तो आप सभी लोग भलीभांति तरीके से सहमत हैं कि केस वर्क में ज़्यादा पूछा जाता है चिकित्सा समाज का। सॉरी, एक मिनट। सोशल वर्क लागू करते हैं वो केस वर्क में, उसके बाद ग्रुप वर्क में थोड़ा सा कम्युनिटी वर्क में। बेसिकली मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है, और यह कहा जाता है कि अगर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। समाजकारी में एक क्षेत्र जो है विशेषीकरण के रूप में चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों की सहायता की जाती है। तो किस तरीके से समाज कार्य के माध्यम से आप चिकित्सा और मनोचिकित्सा समस्याओं से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको सहायता प्रोवाइड कराओगे, और व्यक्तियों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये मेडिकल सोशल वर्क यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मेडिकल समाजकारी में एक विद्वान ने परिभाषा लिखा है, और उनका नाम है, इंपॉर्टेंट परीक्षा में इनका नाम भी आता है, प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, है ना। मैं इनकी परिभाषा लिख भी देता हूँ क्योंकि ये पेपर में आ भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा है कि चिकित्सकीय समाज कार्य का लक्ष्य समाज कार्य का लक्ष्य होता है कि वह
चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग सुविधाओं का उपयोग रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद, अधिक से अधिक लाभप्रद एवं सरल एवं सरल बनाए तथा चिकित्सा में बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करे, दशाओं का निवारण करे। ठीक है, ये होता है एक परिभाषा, याद रखेंगे सभी लोग। इसी को हम लोग साधारण शब्दों में मेडिकल सोशल वर्क कहते हैं। मेडिकल सोशल वर्क इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और मेडिकल सोशल वर्क को हिंदी में चिकित्सा समाज कार्य कहते हैं। चिकित्सा समाज कार्य की एक विशिष्टता है जिसके अंतर्गत रोगग्रस्तता के कारण उत्पन्न मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक अवरोधों और समस्याओं के निवारण के लिए इस विधि का प्रयोग करके उनकी सहायता की जाती है। तो ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए, फिर आप एक अपने शब्दों में इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा। अगर हो गया तो बताइए, मैं आगे बढ़ूं। ओके, आगे देखिए एक परिभाषा और आती है, अपने शब्दों में लिखिएगा आप सभी लोग। हाँ, अपने शब्दों में लिखिएगा, अगर कोई पूछे तो बताइएगा। कहिएगा कि चिकित्सकीय समाज कार्य, है ना, समाज कार्य कौमा समाज कार्य की एक विशिष्टता है जिसके अंतर्गत रोग ग्रस्तता के कारण उत्पन्न मानसिक, सामाजिक, शारीरिक एवं आर्थिक अवरोधों यानी अवरोधों व समस्याओं के निवारण व निराकरण में वृत्तिक यानी व्यावसायिक विधियों का प्रयोग करके है ना, उसकी सहायता की जाती है। बस हो गया ये परिभाषा आपकी। निराकरण में वृत्तिक का मतलब होता है व्यवसाय, वृत्तिक का मतलब होता है व्यवसाय। तो व्यावसायिक विधियों के द्वारा या उसके माध्यम से हम उसको जब मदद करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिकित्सा समाज कार्य कहते हैं। ठीक है,
तो चिकित्सा समाज कार्य ना एक अनुशासन है जो चिकित्सा के सामाजिक घटकों को संबोधित करता है ना, मेडिकल लाइन में। ठीक है, कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया है, परंतु आपको ये चीजें ध्यान में रखना होगा मेडिकल सोशल वर्क। अब चिकित्सा समाज कार्य के अंतर्गत उसके उद्विकास की बात करते हैं। उसका उद्विकास कैसे हुआ, कैसे वो सामने आया, हमें किस तरीके से देखने को मिला, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हेडिंग डालिएगा चिकित्सा या चिकित्सकीय समाज कार्य उद्विकास। समाज कार्य का उद्विकास। तो इसका उद्विकास बेसिकली कई चरणों में हुआ है ना। जैसे हम बात करें पहले, सबसे पहले चिकित्सा समाज कार्य का जो विकास हुआ वो 1880 में हुआ था। 1880 में हुआ था और ये हुआ था यूके में, यूके यानी इंग्लैंड में। ठीक है, अब अस्पतालों में मुक्त हुए मानसिक रोगियों की उपचर्या पर विचार किया गया है ना। तो और अस्पतालों में लौटने के बाद जो रोगी अपने घर जाते थे उनकी घर पर भी समुचित देखभाल की आवश्यकता होती थी, तो उन्हें घर पे भी ये चीज़ें मुहैया कराई जाती थी। जो भी चीज़ें लगता था उसको जो है मुहैया उस पर कराया जाता था मेडिकल सोशल वर्क में। तो आप नोट कर लीजिए कि सर्वप्रथम जो विकास हुआ 1880 में हुआ। ठीक है, हाँ हाँ पी लिया है ना। तो ये जो है आपका शुरुआत हुआ मेडिकल सोशल वर्क 1880 में। अच्छा, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं आप लोगों से चिकित्सा समाज कार्य में 1880 में, तो परिवार और मित्र है ना, या समूह या समुदाय को जो ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पे कार्यस्थल पे जहां पे काम होता था, उसके साथ साथ उनके घर पर भी पर्सनली विजिट किया जाता था है ना। और उस विजिट के माध्यम से हमें पता लगता था कि भाई कि वो व्यक्ति गरीब है या नहीं गरीब है, निर्धन है कि नहीं है। आपने 1601 वाला पढ़ा होगा, वहीं से वो चीज़ें चली आ रही थी। तो वो डिवाइड हुआ, एलिजाबेथन पोल लॉ के से अलग हुआ मेडिकल सोशल वर्क, वो 1880 था। वो 1880 था। ठीक है, फिर यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों ने यूएसए से प्रेरित हुए इसमें। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय प्लस उत्तरी अमेरिका है ना, देश जो थे, ये देश जो थे ये प्रेरित हुए, मोटिवेट हुए यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से है ना। और यहाँ इस कार्य को प्रारंभ करने का जो प्रयास किया उसका नाम क्या था, लेडी ओल मोनर्स, ये थी। इन्होंने प्रयास किया। प्रारंभ में भारत में समाज कार्य बसे जो भारतीय मूल थे चिकित्सकीय के द्वारा अस्पताल या स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया और व्यावसायिक कार्यकर्ता के रूप में इसे कार्य करने के लिए मोटिवेट किया, यानी एक प्रकार से इनको प्रेरित किया। ठीक है, ठीक है। तो ये था 1880 का पहला पॉइंट। फिर 19वीं शताब्दी आई। 19वीं शताब्दी में अगर हम बात करते हैं, यानी 19वीं सदी में, तो स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य का विकास हुआ। यहां पे स्वास्थ्य प्लस सामाजिक कार्य का विकास हुआ। और 19वीं सदी के दौरान में एक
विद्वान थे जिनका नाम था जॉन स्नो। जॉन स्नो, इन्होंने बेसिकली चिकित्सकीय समाज कार्य में स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के बारे में बात किया। और सन 1848 में, 1848 में, यहां पे लिख रहा हूं 1848, लंदन में हैजा के प्रकोप, हैजा के प्रकोप को समाप्त किया, प्रकोप को समाप्त किया, यानी इसको फिनिश कर दिया गया 1948 में, है ना। और इससे समाप्त करने में ना जॉन स्नो की बहुत अहम भूमिका है, और व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता के जो लोग थे उनकी भी एक अहम भूमिका मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका चीन की बात आती है। चीन में अगर हम बात करें मेडिकल सोशल वर्क, सन 1921 में कहा बीजिंग, ठीक है, बीजिंग में प्रारंभ किया था किसने, उनका नाम था ईडा प्रोइट, प्रोइट इनके द्वारा स्टार्ट हुआ। केस वर्क, सेवादाताओं, भर्ती सेवाओं के लिए इन्होंने ट्रेन, यानी एक प्रकार से प्रशिक्षण पर यह कार्य ज़्यादा चला था, ट्रेनिंग पर प्रशिक्षण देने की बात होती थी इसमें। और फिर उसके बाद एक शब्द और आता है, वह देश का नाम है आपका आयरलैंड। आयरलैंड में मेडिकल सोशल वर्क की जब उत्पत्ति हुई तो यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ एक थे। बाल रोग विशेषज्ञ कौन? हाँ, इला वेब, वेब, इला वेब। और इन्होंने बीमार बच्चों के लिए औषधालय खोला। यहाँ औषधालय ओपन हो गई, है ना, इला वेब, हाँ। तो और उस समय औषधालय में काम करने के लिए, इसमें काम करने के लिए किसकी नियुक्ति हुई? हाँ, नियुक्ति जो हुई उनका नाम था एलोमर्स, इनकी नियुक्ति हुई, ठीक है। तो इन्होंने डबलिंग में एलिलेड अस्पताल को स्थापित किया और पहला अल्मोटर विल्फ्रेड एल्कॉब को दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे जो है याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भारत में। तो चिकित्सा समाज कार्य के अंतर्गत ये आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि भारत में चिकित्सकीय समाज कार्य, वहां पे आप लोगों को जो जवाब देना होगा भारत के परिप्रेक्ष्य मेडिकल सोशल वर्क का परिभाषा या डेफिनेशन के रूप में, TISS को जरूर आप लोग सोचिएगा, TISS को जरूर आप लोग सोचिएगा। और TISS ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ TISS के बारे में, है ना। सबको मालूम होगा TISS क्या है, बताइएगा इसका फुल फॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसका नाम है। और मैं सभी को बता दूं ये मुंबई में स्थापित है। ये मुंबई में स्थापित है, इसको ध्यान रखिएगा। और स्थापना इसको 1936 में हुआ था। अगर पेपर में आपसे पूछा जाए वाइस चांसलर इस समय कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी हैं। इससे पूर्व जो अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं वो भारत सालनी है।
या भारत सालनी या सालनी भारत, ये पूर्व है, अभी वर्तमान में कोई नहीं है। प्रथम जो हैं उनका नाम आप सबको पता होगा, मैंने पहले भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है, मनसर, डॉक्टर मनसर। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा इसके संबंध में TISS के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहले इसका नाम था दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, वर्तमान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसका नाम बदला गया 1945, और कहीं कहीं 1944 भी मिलता है, 2 वर्ष 44 और 45 दोनों देखने को मिलते हैं। परिवर्तन का नाम, ठीक है। भारत मुंबई में है, मुंबई में भारत में, ये आपको ध्यान रखना है इसके संबंध में। ठीक है, इंडियन जनरल एक है जो 1940 में प्रकाशित हुआ था, वो TISS करता है प्रकाशित। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? हाँ, दोराबजी टाटा। कहीं कहीं जहांगीर टाटा रतन दादा भोय करके नाम आता है, वो भी आपका नाम सही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। ठीक है, आपने एक नाम और सुना होगा, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति, सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बता, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति। ठीक, वर्ष 1945, 1945 है ना। जो ट्रेंड या जो चिकित्सक, जो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन प्रशिक्षित चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। भाई उसकी नीड क्या है, जो मेडिकल सोशल वर्क हैं, ट्रेंड वाले मेडिकल सोशल वर्कर, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया। ठीक है, आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, और ये आपको बता दूं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्तियों और परिवारों और समुदायों की आवश्यकताओं की प्राथमिकता पर यह केंद्रित था, है ना। और यह स्वास्थ्य की व्यापक निर्धारण को संबोधित करता है और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य एवं भलाई के व्यापक और परस्पर संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है ये आपका, है ना? तो इसी को बोला जाता है एक प्रकार से स्वास्थ्य सर्वे या स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति। भोर समिति के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हालांकि भोर समिति की जो स्थापना हुई है, पेपर में ध्यान से पूछ सकता है, याद रखिएगा, भोर समिति की जो स्थापना हुई वो 1943 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसे ही स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति के रूप में भी जाना जाता है। तो भोर समिति का नाम जो है ये यही है, इस बात को आप सभी को ध्यान रखेंगे खासकर। ठीक है, भारत की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करता है ये। भारत में अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य स्थिति है ना, इन स्वास्थ्य स्थिति को क्या करता है, उसका या स्थिति का आकलन करता है, आकलन करता है। और विकास समिति के द्वारा इसको जो है स्वास्थ्य सर्वे की बात करता है। ठीक है, विकास समिति जोसेफ विलियम भोरे के द्वारा जो है चलाई गई, और इस समिति के ये सर्वप्रथम जो है अध्यक्ष रहे। ठीक है, सर्वप्रथम इसके अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, और यही इसके बाद चेन्नई में अगर हम बात करें, चेन्नई में चेन्नई यानी तमिलनाडु, है ना, सर्वप्रथम एक स्टेला स्टेला मैरिस
कॉलेज, ठीक है, स्टेला, ये स्टेला लिखा हुआ है, स्टेला मैरिज कॉलेज में एक महिला चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई जो 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थी, ठीक है। तो इसमें एक महिला की वो जो है नियुक्ति की गई और वो 1 साल की जो है ट्रेंड थी, यानी एक प्रकार से प्रशिक्षित थी, है ना, मेडिकल से संबंधित थी। उसके बाद जी पहली नियुक्ति थी, ठीक है। स्टेला मैरिज कॉलेज में एक महिला चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई, ठीक है, और वो पहली नियुक्तकर्ता थी, ये बात सत्य है। और यहाँ पर जो है बेसिकली तो अच्छा, वो अल्पसंख्यक कैथोलिक समुदाय से आरक्षित महिला थी, ठीक है। एक प्रकार से उसको आरक्षण के माध्यम से आप ये कह सकते हो, या उसको लिया गया था, ट्रेंड थी। और रोगग्रस्तता के कारण उत्पन्न जो मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक जो अवरोध समस्याएं थी, उन्हीं के संबंध में ये निदान करने के संबंध में आई थी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में से एक माना जाता है स्टेला मैरिज कॉलेज को, बहुत ही फेमस कॉलेज है ये, है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक शब्द आता है हमारे सामने और वो शब्द है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। आपने नाम सुना होगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। सोसाइटी यह संस्था लोगों को कैंसर, एनीमिया, थैलीसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के तरीके के बारे में जागरूक करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी एक जरूरतमंद लोगों को सहायता करना या उसकी मदद करना, मानव पीड़ा को कम करने का प्रयास करती है ये रेड क्रॉस सोसाइटी। इसका काम ही यही है कि जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना, मानव के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना, या सभी लोगों के बीच पारस्परिक समझ, मित्रता, सहयोग और अस्थायी शांति को बढ़ावा देना, ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ही भूमिका है। मद्रास शाखा के स्वास्थ्य सेवकों के प्रशिक्षण के लिए मैट्रिक और शिक्षित 35 छात्रों का समूह बनाया गया। 10 माह और 18 माह के प्रशिक्षण के उपलब्ध व्यवस्था की गई कि इसमें जो है 10 माह प्लस 18 माह, है ना, मतलब साल भर या 1.5 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। और वो भी ग्रुप के माध्यम से, यानी इन्होंने ग्रुप बनाया और जो भी ग्रुप बनते थे वो 35 के ग्रुप बनते थे, 35 के ग्रुप बनते थे, है ना, उन ग्रुप के माध्यम से जो है किया जाता था। और कुछ समय बाद इसमें अगर हम बात करें, 2 वर्षीय ट्रेनिंग हुआ। जब ये 2 वर्षीय ट्रेनिंग हुआ तो उस दौरान 45 लोगों का ग्रुप बनता था, थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया गया। और उस चिकित्सकीय समाज कार्यकर्ताओं को 2 वर्षीय जो है प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था फिर कर दी गई। उसके बाद सन 1946 आता है और 1946 में एक हॉस्पिटल जिसका नाम है जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। तो इस हॉस्पिटल में पहले चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई? जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई बताइए? हाँ, 1946 में, ठीक है, 1946 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। इसी हॉस्पिटल को अगर हम बात करें, सर जमशेद जी जीजी भाई हॉस्पिटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम बेसिकली अगर हम बात करें, जमशेद जी और जीजी भाई समूह अस्पताल यानी हॉस्पिटल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है।
तो जे हॉस्पिटल बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल से संबंधित सारे कार्य जो है किए जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रकार से मेडिकल सोशल वर्क का एक पार्ट था, जो मैंने भी आप लोगों से थोड़ा सा यहाँ जिक्र किया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र हैं, कुछ मेडिकल सोशल वर्क के क्षेत्र बताना चाहेंगे कौन कौन से क्षेत्र हैं चिकित्सा समाज कार्य के से? जी, चिकित्सा समाज कार्य के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो बाल कच्छ हो जाएगा, दूसरा ग्राम स्वास्थ्य इकाई हो जाएगा, आप ग्रामीण भी बोल सकते हैं। हाँ। तीसरा सामान्य अस्पताल हो जाएगा। चौथा पशु चिकित्सा केंद्र हो जाएगा। ठीक है। पांचवा सार्वजनिक स्वास्थ्य हो जाएगा आपका। स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अविवाहित माताओं की समस्या हो जाएगी। माताओं की समस्या हो जाएगी। ठीक है। स्वास्थ्य समस्याओं की बात अगर हम बात करें तो कुष्ठ, अच्छा ये क्षेत्र है सर, क्षेत्र तो वैसे बहुत सारे हैं, है ना। सामुदायिक विकास की बात हो या मानसिक अस्पताल केंद्र हो जाए, या व्यक्तिगत परामर्श सेवा हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, कैंसर से प्रभावित व्यक्ति हो जाए, दिव्यांग व्यक्ति हो जाए, एड्स से रोगी संबंधित हो जाए, जो इस तरीके का क्षेत्र आप देख रहे हैं मेडिकल सोशल वर्क इन्हीं में काम होता है मेडिकल सोशल वर्क का। तो मेडिकल सोशल वर्क की बहुत ब्रॉड टॉपिक है और बहुत बड़ा जो है इसका एक प्रकार की क्षेत्र माना जाता है ना। उसके बाद इसकी मेडिकल सोशल वर्क की क्या विशेषता हो सकती है? मेडिकल सोशल वर्क की यानी चिकित्सा समाज कार्य की विशेषता क्या हो सकती है? चिकित्सा समाज कार्य की विशेषता, फीचर ऑफ मेडिकल सोशल वर्क क्या क्या हो सकते हैं? एक तो चिकित्सा समाज कार्य सामाजिक समर्थन प्रदान करता है ना। मेडिकल सोशल वर्क क्या करता है? सामाजिक समर्थन प्रोवाइड कराता है, समर्थन प्रदान करता है। एक ये हो गया। दूसरा मेडिकल सोशल वर्क एक प्रकार से व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। मेडिकल सोशल वर्क व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है, ये दूसरा विशेषता हो जाएगी। मेडिकल सोशल वर्क मरीजों को निदान और उपचार सेवाएं प्रोवाइड कराता है। किसको? मरीजों को निदान व उपचार, है ना, सेवाएं उपलब्ध कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेडिकल सोशल वर्क जो है, इस मेडिकल सोशल वर्क के
सहायता मेडिकल सोशल वर्क चिकित्सा समाजकारी सहायता के माध्यम से, मेडिकल सोशल वर्क के सहायता के माध्यम से, सहायता के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सेवा प्रोवाइड कराता है। पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। जी सर, कौन से पॉइंट पूछ रहे हैं सर आप? MSW सहायता के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। यह आपको ध्यान रखना होगा। ये उसका एक प्रकार का, हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका एक विशेषता है, कि खासकर इसकी विशेषता होती है। अब चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है ना? चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है? सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका, ठीक है, यह हमें ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। देखिए, वैसे तो मेडिकल सोशल वर्कर की जो भूमिकाएं हैं वो कई परिप्रेक्ष्य में होती हैं। पहला तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। एक अगर हम बात करें तो अन्वेषण शब्द रिलेट होता है इसमें। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वह विश्लेषण शब्द यूज होता है। तीसरा निर्वचन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यूज होता है। और चौथा संबल की प्रक्रिया में यूज होता है। बाकी आगे हम बात करेंगे एक विधि के या उपचार के रूप में बात करेंगे। यहाँ तो बेसिकली एक भूमिका के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडिकल सोशल वर्कर की किस तरीके से भूमिकाएं हमें देखने को मिलती है इसके अंतर्गत, ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क के अंतर्गत। कहीं कहीं चिकित्सा समाजकारी में समाज कार्यकर्ता की विधियों के ये एक प्रकार से अभ्यास माना जाता है ना, इसी के अंतर्गत। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, अन्वेषण शब्द क्या हो सकता है? अन्वेषण शब्द क्या हो सकता है? यह एक प्रश्नीकरण प्रक्रिया होती है। अन्वेषण शब्द है ना, यह कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? प्रश्नीकरण, मतलब ऑलरेडी बने होते हैं, है ना। और यह उपचार के माध्यम से, यह उपचार का एक माध्यम है और तथ्य संकलित का एक साधन है। अन्वेषण, हम खोज करते हैं, प्रश्न तैयार होते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से हम तथ्य को करेक्ट कर लेते हैं। और कार्यकर्ता इस विधि का प्रयोग करके रोगी के साथ घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है अन्वेषण, ठीक है। दूसरे आपका आता है विश्लेषण। सेवार्थी में कभी कभी भ्रम होने और वास्तविकता के ज्ञान का अभाव होने के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है ना। और इस प्रकार सेवार्थी के साथ वैयक्तिक समाज कार्य के दौरान कार्यकर्ता वस्तु स्थिति का समुचित विश्लेषण करते हुए उसे वास्तविकता का बोध कराता है। तो जब वास्तविकता की बोध हो, कार्यकर्ता करवा रहा है कि ये रियल चीज है, तो यहाँ पर कार्यकर्ता ने विश्लेषण जैसी टेक्निक को लागू किया है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, वास्तविकता का समझ कर आता है।
सेवार्थी के साथ व्यक्तिगत समाज कार्य के दौरान कार्यकर्ता जो है वस्तु स्थिति का समुचित विश्लेषण करता है, उसकी कंडीशंस को। और एक शब्द है निर्वचन। इस विधि के माध्यम से कार्यकर्ता और सेवार्थी सम्मुख स्पष्ट होता है। मतलब इसमें केस वर्कर प्लस सोशल वर्कर दोनों के बीच एक प्रकार से तथ्यों का कलेक्ट करने की सामाजिक कार्यकर्ता को तथ्यों को कलेक्ट करने का एक प्रक्रिया मानी जाती है इसको। तो मैं ये कह सकता हूं कि तथ्यों को संकलन करने की एक प्रक्रिया है, ये संकलन करने की एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये ठीक है, एक प्रक्रिया है। इसके व्यवहार समस्या कारण परिस्थितियों का निर्वचन करते हुए सेवार्थी की वास्तविकता से अवगत कराना और सुस्पष्ट तथ्यों को अंतर्निहित अर्थ के रूप में उसका निषेचन करना। तो कहने का भाव ये है कि व्यवहार समस्या के कारणों तथा परिस्थिति, यानी व्यवहार आपका प्लस में परिस्थिति, उसकी परिस्थिति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समस्या के कारण, यानी समस्या का रीजन भी जानना है। जब इन सभी चीज़ों को हमें पता चलता है, हम इसकी जानकारी रखते हैं, तो इस संबंध में हमने उससे कहा कि निर्वचन शब्द का यूज किया है, ठीक है, निर्वचन शब्द का प्रयोग किया है। क्लियर रहेगा? निर्वचन का अर्थ क्या बताता है, बताना चाहोगे आप? आप शांत होकर किसी के डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब शांत होने का मतलब यह है कि आपके पास अनुसूची है, आपके पास हो सकता है प्रश्नों की श्रृंखला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं निर्वचन का, इसको होता है ना कि आप प्रोफेशनली आप उसको जो है डील कर रहे हैं। एक होता है कि फ्रेंडली जब डील करते हैं तो कुछ तथ्य हो सकता है ना मिल पाए, क्योंकि सारी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। तो एक घनिष्ठ संबंध बनाकर आप किसी वास्तविकता को जानने का प्रयास करें तो उसे आप बोल सकते हो निर्वचन है, उसे निर्वचन आप कह सकते हो। निर्वचन मौन चुप्पी को बोला जाता है, और किसी को औपचारिक भाषा के माध्यम से या उसकी भाषा के माध्यम से उसकी सारी डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, वो भी आप एक प्रकार से निर्वचन कर सकते हो। अब उसे हिंदी पता है तो पता चले आप इंग्लिश बोल रहे हो तो निर्वचन नहीं लागू हुआ। आप उसे हिंदी जानते हो, आप हिंदी के माध्यम से पूछो तो निर्वचन लागू। गांव में चले जाओगे, अगर आप बताओ गांव की भाषा भोजपुरी होती है, और भी अलग अलग भाषाएं, मात्र उनकी भाषाएं हैं, तो उनकी जो भाषाओं के माध्यम से आप प्रयोग करके आप वहां से डेटा कलेक्ट करते हो, तो वो निर्वचन शब्द है। वो क्या है? निर्वचन शब्द है, ठीक है। इसको एक प्रकार से चुप्पी जैसे या चुप रहने की व्यवस्था या इंटरप्रिटेशन जैसे शब्दों को आप रिलेट करते हैं निर्वचन शब्द को। एक शब्द आता है संबल। संबल इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी संबल भी। इस विधि में कार्यकर्ता सेवार्थी के सम्मुख स्पष्ट होकर, है ना, हम अगर बात करें तो उपचार की विधि लागू करते हैं। अनेक प्रविधियों का प्रयोग करके सेवार्थी का मनोबल, आत्मविश्वास और ज्ञान, और उसके जब आत्मशक्ति या आध्यात्म शक्ति को या आत्मविश्वास को या मनोबल को जब आप बढ़ाते हैं तो वह एक प्रकार का संबल होता है। यानी आप ये कह सकते हो कि उस सेवार्थी को जब आप आत्मनिर्भर बनने के लिए जिन टेक्निक का आपने फॉलो किया है वही संबल कहलाता है। संबल एक प्रकार की उपचार की प्रविधि मानी जाती है, ये उपचार की प्रविधि है संबल। आश्वासन एक प्रविधि, जैसे आप आश्वासन दे रहे हो ना, तो आश्वासन भी एक प्रविधि है, मेथड है ये, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कुछ उपचार की प्रविधियां होती है, कुछ उपचार की प्रविधि होती है। उपचार की प्रविधियां क्या हो सकती हैं?
मेडिकल सोशल वर्क में? जैसे आपने तदात्मीकरण यूज कर लिया, है ना, आपने सामान्यीकरण यूज कर लिया, आपने अंगीकरण यूज कर लिया, आपने सरलीकरण यूज कर लिया, शिक्षण प्रविधि यूज कर लिया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो पुनर्सत्वाना शब्द यूज कर लिया, आपने निर्देशन शब्द यूज कर लिया, आपने संसाधनों का उपयोग कर लिया, संसाधन तो इम्पोर्टेंट है ही है, संसाधनों का उपयोग कर लिया, उपयोग, उसके बाद स्वीकृति की बात कर लिया आपने, उसके बाद संप्रेषण की बात कर लिया आपने, कम्युनिकेशन, उसके बाद प्रोत्साहन की बात कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद अंतर्दृष्टि का विकास की बात कर लिया आपने, अंतर्दृष्टि का विकास कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरण परिवर्तन यानी संशोधन, व अगर हम बात करें पर्यावरण, पर्यावरण परिवर्तन, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा एक लाइन में समझ लीजिए। जो तदात्मीकरण शब्द है, कार्यकर्ता रोगी के साथ व्यावसायिक सीमा के अंतर्गत जैसे आत्मीयतापूर्ण संबंध स्थापित करता है और रोगी की भावनाओं और उसके एटीट्यूड के साथ तदानीभूत सहानुभूत स्थापित करता है, तो उसे हम तदात्मीकरण कहते हैं। और ज़्यादातर तदानीभूत यानी संवेदनाएं वगैरह जो भी होती हैं वो भी रिलेट होती है मेडिकल सोशल वर्क में, लेकिन ज़्यादातर तदानीभूत होता है। और यहाँ पे तदानीभूत ही तदात्मीकरण को ही रिलेट कराता है। उसके एटीट्यूड को समझना, उसकी भावनाओं को समझना और उसको समझ कर ही आप उसके साथ कार्य कर रहे हैं, तो आप ये तदात्मीकरण की विधि को लागू कर रहे हैं। सामान्यीकरण रोगी जैसे शारीरिक रूप से भ्रम की स्थिति में है या अज्ञानता की स्थिति में है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप जब उस रोगी या उसकी समस्याओं का सामान्यीकरण करते हैं तो उसे विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि ये सारी जो डिजीज़ है या जो आपकी समस्याएं हैं वो पूरी की पूरी बदल जाएंगी, यानी एक प्रकार से आप समाज के मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से जब आप उस रोगी का उपचार करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं जनरलाइजेशन, एक प्रकार से सामान्यीकरण। अंगीकरण की बात करते हैं तो यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता मनोसामाजिक पक्षों को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख समस्याएं होती हैं, किसी गंभीर समस्या के किसी अंश को चुनकर जब समाधान का प्रयास करते हैं उसे अंगीकरण कहते हैं। मतलब समस्याएं 10 हैं, उन समस्याओं 10 में से किसी एक समस्या का चुनाव कर लिया तो वह एक प्रकार से अंगीकरण का पार्ट हो गया। तो एक पार्ट पर आप काम कर रहे हैं। सरलीकरण बेसिकली रोगी अपने विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं या जो भावनाएं हैं, जो उसके प्रभाव हैं, उससे वो एक प्रकार से ग्रसित होता है, यानी एक प्रकार से जटिलताओं से वो ग्रसित होता है। तो उस कंडीशन में सामाजिक कार्यकर्ता उसे क्या करता है, एक दिशा निर्देश देता है, उसकी विचारधाराओं को समझकर उसके अंतर संबंध को स्थापित करके उसे जो है एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का जब प्रयास करेगा तो वो सरलीकरण होता है। और सरलीकरण में केवल इतनी ध्यान रखिए, तमाम समस्याओं का जो है समाधान करता है सामाजिक कार्यकर्ता। तो वो आपने सरलीकरण का चीज़ को जो है आपने यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सरलीकरण। शिक्षण क्या होता है कि मेडिकल सोशल वर्क सेवा जो होता है वो सोशल वर्कर क्लाइंट को प्रोवाइड कराता है और उसमें वास्तविक
उसके नेचर को समझने में मदद करता है, ताकि सेवार्थी समस्या से निपटने के लिए वो आत्मविश्वास में वृद्धि कर सके। तो ट्रेनिंग यानी एक प्रकार से शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया, अगर आप शिक्षित हैं तभी आप उसे ट्रेन कर सकते हो। और हमारा काम क्या, हमें हमारा मेडिकल सोशल वर्कर का जो काम है उनको काउंसलिंग करना, ताकि उसको परामर्श दूं और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए और आत्मनिर्भर बन जाए। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया हो रही है वो शिक्षण वाली प्रशिक्षण वाली प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। पुनर्सत्तावना शब्द है, इसमें वास्तविक स्थिति को समझकर बार बार संतावना दी जाती है और उससे आश्वासन दिया जाता है, पुनः स्वस्थ हो जाएंगे आप, समस्या रहित हो जाएंगे आप एक दिन समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, ये सभी प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। जब आप इस तरीके से किसी क्लाइंट से बात करते हो तो इसका मतलब है कि आप पुनर्सत्तावना एक टेक्निक है, आप इसका यूज कर रहे हो। उसके बाद एक होता है निदर्शन। आप पहले भी जान चुके हैं, एक प्रकार से कार्यकर्ता निदर्शन शब्द में जब व्यावसायिक संबंधों की सीमा का उल्लंघन किए बिना, आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, ओके। तो जो नहीं, यहाँ देखो निदर्शन वो सैंपलिंग ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा हट के है, तो टेक्निक है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। निदर्शन बेसिकली कार्यकर्ता को व्यावसायिक संबंधों की सीमा का उल्लंघन, व्यावसायिक संबंधों को है ना, कार्यकर्ता को तो व्यावसायिक संबंधों की सीमा का उल्लंघन किए बिना रोगी के कुछ विशेष भावना होती, स्थिति होती, रोग होता है, उपचार होता है, उसके प्रति जो एटीट्यूड होता है उसके नियंत्रण करने के लिए उसे निर्देश देना पड़ता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि को क्लाइंट के साथ आपने कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है, और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए सेवार्थी की भावनाएं हैं या उसके शारीरिक से संबंधित या उसके मानसिक से संबंधित, सामाजिक से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आपने समाधान किया है, तो वह एक प्रकार का निदर्शन, वो एक प्रकार का निदर्शन है। टोटली अगर मैं आपसे एक शब्द में बोलूं तो ऐसा करते समय अगर हम बात करें, सेवार्थी को रोगी में आश्रितता का जो भावना उत्पन्न हो रही है उसको ना होने की कंडीशन में ये एक प्रकार का निदर्शन का यूज किया जाता है। भावना, स्थिति, रोग, उपचार के बारे में उसको अगर मान लो कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर कर रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। एक प्रकार से रेमेडियल का मतलब होता है उपचार वाली विधि जो है इस पे निदर्शन में लागू होती है। संसाधनों का उपयोग, देखिए आप सोशल वर्कर हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि कार्यकर्ता के द्वारा उपयोगी जो मानवीय, सामुदायिक या सामूहिक या कोई भी एजेंसी है उसके संबंध में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर रिसोर्सेज होना जरूरी है। बिना रिसोर्सेज के काम नहीं होता है, कोई भी फील्ड हो। तो सोशल वर्क है, सोशल वर्क में तो होता है ये भी, संसाधन होगा तो काम कर पाओगे, अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो आप सही तरीके से सेवार्थी के साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। स्वीकृति, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि सेवार्थी जिस रूप में हो उसी रूप में आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है। कभी भी एक पक्ष पर बल नहीं देना है कि आप मलिन बस्ती से हो, आप लड़की हो, आप लड़के हो, मैं आपको लूँगी नहीं, आप ड्रिंक करते हो, आप गाली गलौज का यूज़ करते हो, मैं आपके साथ काम नहीं करूँगी, इस तरीके के शब्द यूज़ नहीं करना। आप मेडिकल सोशल वर्कर हो, सेवार्थी जिस रूप में भी आए उसे वैसे ही आप स्वीकार कर लो, वह सबसे बढ़िया है। तो एक प्रकार की टेक्निक है। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कार्यकर्ता सेवार्थी के जब भी कम्युनिकेशन हो, जब भी बातचीत हो, एक सरल शब्दों में हो ताकि आपकी बात सेवार्थी को समझ में आए, सेवार्थी की बात आपको समझ में आए, एक सरल शब्दों का प्रयोग करें, है ना। और सेवार्थी के कष्ट देने वाली जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं को आप कम करें, है ना। होता है ना कि कभी कभी होता है कि बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, करने में बड़ा कठिन होता है, और एक ऐसा ही शब्द कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है। जब आप बातचीत करते हैं किसी से तो व्यक्ति को कुछ समय के लिए प्रभावित आप कर सकते हैं और उसकी समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। तो उसे मोटिवेट करा जाए तो सबसे बढ़िया है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए संप्रेषण इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के बाद प्रोत्साहन। देखिए कार्यकर्ता सेवार्थी की अंतर्निहित क्षमताओं को इम्पोर्टेंस देता है। तो जब इम्पोर्टेंस देगा, मतलब जैसे कि होता है ना कभी कभी कि अगर मान लो कोई बच्चा गलत काम कर जाता है अपनी कॉपी पर, कुछ अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप उसको यही कहते हो कि आप एक बार और ट्राई करो, एक बार और प्रयास करो, बहुत बढ़िया किया, इससे बढ़िया और हो सकता है काम। तो बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है एक प्रकार से कि हाँ मैंने कुछ तो किया तो सही।
तो कभी अगर उस समस्या आपके सामने रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे ये तो गलत चीज़ है, चलो कोई बात नहीं, समस्या अगर ये आ गई तो इसका समाधान, हर समस्या का समाधान है ना, हर एक समस्या का समाधान, ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ही ना हो। तो जाहिर सी बात है आप उसे मोटिवेट करेंगे तो जाहिर तो वो आत्मसम्मान उसका बढ़ेगा, आत्मविश्वास उसका बढ़ेगा, है ना, हर सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दिखी जाती है। अंतर्दृष्टि की बात करते हैं, इनसाइड एक प्रकार से डेवलप होता है। इनसाइड डेवलप कैसे करोगे? इनसाइड का मतलब ये हुआ कि उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, उसके संवेग को जब आप डेवलप करोगे, कैपेसिटी उसको बढ़ाओगे। अच्छा, इस कैपेसिटी में क्यों बढ़ा रहा हूँ? उसकी सामर्थ्य, उसका संवेग, उसकी क्षमता क्यों बढ़ा रहा हूँ? मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि उस समस्या को बड़ी प्रकार से समाधान स्वयं करे, मैं क्यों करूँ? समस्या तुम्हारी है, समस्या तुम समाधान करो, मेरा काम है मार्गदर्शन देना, मैं बताऊंगा कि आपको ये करना है, बस समस्या आपका है। तो आप समस्या का समाधान कर सकते हो, आप सही मार्गदर्शन बट देना, वो अंतर्दृष्टि का टेक्निक यूज हो जाता है। संशोधन, संशोधन का मतलब होता है एक प्रकार से संशोधन जो हो रहा है वो पर्यावरण परिवर्तन में हो रहा है। मैंने कई बार आपको बताया कि आप जब भी कोई सेवार्थी के साथ आप काम कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे शांत माहौल हो, जहाँ पे कोई बैनर वगैरह ना, मतलब एक प्रकार बैरियर ना हो वहाँ पे, है ना, ऐसा ऐसी जगह पे काम करें। तो कहने का मतलब ये कि जिस पर्यावरण में आप काम कर रहे हैं उस पर्यावरण को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका नहीं, इसका मतलब बस स्टैंड पर गए, बस स्टैंड पर ही आपने उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, है ना, ये गलत हो जाएगा। पार्क में मिल गया, पार्क में बस ट्रेनिंग, हाँ भाई चलो सर ठीक है, पार्क में, पार्क बड़ा होता है, कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे शोर शराबा नहीं आते, थोड़ी शांति माहौल बनी रहती है ना, परंतु आपको फिर भी पर्यावरण परिवर्तन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से प्रविधियों के रूप में भूमिका जो है हमें देखने को मिलती है ना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें सन 1954 में, 1954 में भारत सरकार ने, ठीक है, रांची मानसिक रोग अस्पताल को अधिग्रहित कर लिया था। मानसिक रोग अस्पताल को अधिग्रहित कर लिया था, यह आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद 1956 में, ठीक है, आगरा मानसिक अस्पताल में रोगियों को बेडों की संख्या 36 कर दी गई थी। आगरा में जो मानसिक अस्पताल है, मानसिक रोगी अस्पताल, वहाँ बेडों की संख्या कितनी हो गई? बेडों की संख्या कितनी बताइए? 36, ठीक है। और 1951 में, ठीक है, भारतीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद ने, भारतीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद, स्वास्थ्य परिषद, ठीक है, स्वास्थ्य परिषद ने भारतीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मानव संबंध संस्थान को अधिग्रहित कर लिया। तो यहाँ पर इसने क्या किया? भारतीय मानसिक स्वास्थ्य को अधिग्रहित कर लिया परिषद ने। अधिग्रहित कर लिया, ठीक है। 1954, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में, ठीक है। ये रणनीति वगैरह जो हमने लास्ट में पढ़ा, ये रणनीति वगैरह का प्रक्रिया जो हमें देखने को मिल जाता है। इन प्रक्रिया के माध्यम से हम उसको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे सामने नेक्स्ट, अब अगले कल जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ये मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित।
ठीक है, मेडिकल सोशल वर्क से संबंधित जो है कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। देखिए संसाधन का उपयोग होता है, बताइए बिना संसाधन का काम कैसे करेंगे। आपके पास आप थोड़ी ना ऐसे कि एक अपने बैग उठाया, लंच बॉक्स उठाया और चल दिया काम करने, ये काम थोड़ी ना होता है। आपके पास प्री प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोफार्मा फॉर्मेट, मतलब गोल कैसा है आपका, आप काम कैसे किस टाइप करने जा रहे हैं। आप थेरेपी देने जा रहे हो, थेरेपी देने के लिए आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए कि नहीं होने, कुछ रिसोर्सेज होने चाहिए। थेरेपी देने के कई तरीके होते हैं। अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हो तो आपके पास फॉर्मेट होगा ही, करेंगे कैसे काउंसलिंग। ऐसे तो नहीं खड़े खड़े बात कर लिया कि समस्या सुन लिया बस चलो चले चले आए और उससे बता दिया ये कर लो, तो ऐसे बता खड़े खड़े में 500 रुपया थोड़ी तो आपको देगा, 1000 रुपया थोड़ी देगा, 1200 रुपये सेशन का। उसके लिए आपके पास प्रोफेशनली तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं या कोई थेरेपी देने जा रहे हैं तो आप उसके पास आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, किट आते हैं, उन किट का होना जरूरी है, तभी तो आप उसके साथ काम। तो ये एक प्रकार से बताता है संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। समुदाय में काम करे तो समुदाय में, व्यक्ति के साथ काम करे तो व्यक्ति के साथ, समूह में काम करे तो समूह के साथ। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम क्वेश्चंस करेंगे इसी मेडिकल सोशल जी। मेडिकल सोशल वर्क की डिप्लोमा, अरे आपने MSW किया है तो किससे किया है। स्पेशलाइजेशन मेडिकल सोशल वर्क, फिर कितने स्पेशलाइजेशन है आपका। तो फिर नहीं हो सकता सर, जहाँ मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी आएगी तो मेडिकल ही हो सकता है, फिर नहीं होगा। तदात्मी, देखो तदात्मीकरण का मतलब ये होता है मैडम, देखिए जब भी कभी आप किसी के साथ काम करोगे तो अगर उसके पास कोई समस्या आ गई तो आप ऐसे थोड़ी ना मुंह बना के चले आएंगे, भाई चलो उसके पास समस्या आ गया आज काम ही नहीं होगा। फिर उसकी कोई जिससे में होता है ना कि सहानुभूत तदानीभूत है ना। आप जानते हैं जैसे जैसे दूसरों का दुख है उस तरीके के दुख भी आपको भी समझना होगा, है ना। अपने जैसा दुख समझना है उस तरीके का, उसे बराबर संतावना वगैरह देनी रहनी है। कोई बात नहीं, समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ये सभी के साथ इस तरीके के होते जाते हैं। इस तरीके के जो आप वर्ड यूज करते हो सोशल वर्क में, उसको तदात्वीकरण कहा जाता है। संतावना देने की प्रकार की बात करते हो आप, अच्छा है ना। बिल्कुल बिल्कुल अब ऐसे थोड़ी है कि भाई आप चले गए भाई, अब मान लो उसके पास आज प्रॉब्लम है, बाय द वे आप सेशन लेने जा रहे थे, उसके साथ कोई घटना घटित हो गई, उसके सदस्यों में कोई एक्सपायर कर गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको वहाँ से चले आना चाहिए। आपका वहाँ उत्तरदायित्व तो हक बनता है कि आप उससे एक बार मिले, है ना। उसके बावजूद हो सकता नहीं तो फिर और समस्या बन जाएगी फिर तो उसके पास, है ना। उसको वहाँ पे रहें 5-10 मिनट हाँ, आप उसे तदानुभूति सहानुभूति जो भी चीज़ आपको लग रहा है उसको प्रोवाइड करें और उसे बताएं कि कोई बात नहीं। और बाकी तो आगे आप जानते ही हैं किस तरीके से उसे मोटिवेट करना है, कैसे समझाना है ना। ये सभी को पता है। ये सभी के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित होती है और मनुष्य जो है एक चक्र में चलता रहता है ना। जीवन उसका जन्म है तो मरण है ना, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो आज